नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में आज हम क्या करेंगे? ज्योमेट्री में आज हम बात करेंगे कि किसकी? ट्रायंगल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जाना था। तो आज हम देखेंगे क्या? आज हम देखेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। तो भाई ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड की मैं बात करूंगा, तो मैं ट्रायंगल्स के बारे में बोलूंगा। उसकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो थियरी है पूरी आज हम वो कवर करने वाले हैं। साथ में थोड़े से क्वेश्चन हम करेंगे। क्लियर है? तो आज ट्रायंगल्स का A to Z होने वाला है। ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन क्या होता है, क्या ट्रायंगल होता है, कैसे ट्रायंगल बनता है, उसमें कौन कौन से सेंटर्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, सिमिलैरिटी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। याद रखिएगा, कभी भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इम्प्लीमेंटेशन या फिर एप्लीकेशन। किसी भी चीज को हम अप्लाई कैसे करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि वो चीज निकल के कहाँ से आई है। ठीक है ना? तो हम सारी चीजों का एप्लीकेशन सीखेंगे और उसको हम कैसे करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूं। तो चलिए बात करेंगे ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल क्या होता है? सबसे पहली चीज तो हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे। तो ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं तो हमने जब हमने मेंसुरेशन पढ़ी थी तब हमने आपको बताया था कि ट्रायंगल्स जो होते हैं वो उनको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल। ठीक है? बेसिस ऑफ द साइड्स की अगर मैं बात करूंगा तो बेसिस ऑफ द साइड के हिसाब से हमारे पास तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। मेरे पास होता है स्केलन ट्रायंगल, मेरे पास होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और मेरे पास क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है, ध्यान देना, स्केलन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो ऐसा जो ट्रायंगल होगा उसको हम बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। ठीक है ना? जो कि हमारे पास दे रखा हुआ है क्या? अ ट्रायंगल विथ थ्री अनइक्वल साइड इज कॉल्ड एज स्केलन ट्रायंगल। ये मेरे पास त्रिभुज ABC है, यहाँ पर मेरे पास ABC है फॉर, जहाँ पे A बराबर B बराबर C नहीं है, एक स्केलन ट्रायंगल है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी में हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब एक जैसी, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं आपस में क्या हो, दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तो ऐसा त्रिभुज मेरे पास क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि हमने इसके बारे में भी जाना था। ठीक है ना? इसमें दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक चीज और होती है, हमने आपको एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया था। सपोज ये मेरे पास क्या है? एक मेरे पास वर्टिसेस है, इस वर्टेक्स से हमने क्या किया? सामने वाली साइड पे क्या किया? इसका एंगल बाइसेक्टर किया। मैंने क्या किया? इसका एंगल बाइसेक्टर किया। तो जब मैं एंगल बाइसेक्टर करूंगा तो ये एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा? इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मतलब ये मेरे पास हो जाएगा A/2 और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा? A/2। तो याद रखना, कभी भी मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर है, याद रखिएगा वो क्या होगा? मीडियन की तरह भी काम करता है। प्लीज नोट इट डाउन, क्या मैं बता रहा हूं? जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मेरे पास क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। इट वर्क्स लाइक एन, किसकी तरह वर्क करेगा? मीडियन की तरह वर्क करेगा। मीडियन की तरह तो वर्क करेगा, साथ में इट वर्क्स लाइक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की तरह भी वर्क करता है। तो व्हाट इज ऑल अबाउट इट, जो हमें हम इसमें मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमें बात करनी है। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको ये पता चल चुका है इसकी क्या होती है? इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और जो ये वाला वर्टेक्स है, सामने वाले वर्टेक्स, हम सामने वाली साइड पे अगर हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, या फिर जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसे ड्रॉ करते हैं, या फिर जो हमारे पास क्या होता है? मीडियन, सारी एक ही चीज होती है। तो याद रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होगी वही मेरे पास एंगल बाइसेक्टर होगा, वही मेरे पास परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात समझ में आई? ये हमने बात की है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल नाम से ही पता चल रहा है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर। मतलब यहाँ पे A बराबर B है, बराबर किसके है? C के। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मैं बोलूं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज हम मोस्टली क्या करते हैं? जब हमें कोई चीज अजम्पशन करनी होती है तो मोस्टली हम क्या करते हैं? उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करके करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो चीजें हमारी क्या होती है? रिलेटेबल हो जाती हैं और चीजों को हम आसानी से कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं आपस में बराबर। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर तो तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब ईच एंगल इसमें क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। यहां तक बात समझ में आई? सेम चीज जैसे मैंने अभी बात की किसकी? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हमारे पास मीडियन होती है वही मेरे पास परपेंडिकुलर होती है, और वही मेरे पास क्या होती है?
मेरे पास क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ भी यही है कि इसमें जो मीडियन होगी, जो मेरे पास एंगल बाइसेक्टर होगा और जो मेरे पास परपेंडिकुलर होगा वो सेम होगा। और इसमें एक और चीज़ होती है जो कि हम आगे चलकर सीखेंगे। आज हम सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात रही। अब ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल, दिस इज द मतलब जो मेन चीज़ ये है। और अगर हम एंगल्स की बात करें और हम जब बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में हम जो बात करते हैं वो हम अकॉर्डिंग टू एंगल्स की ही बात करते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एंगल की बात की जाएगी तो अकॉर्डिंग टू एंगल भी हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला मेरे पास होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर मेरे पास होता है राइट एंगल ट्रायंगल, फिर मेरे पास होता है क्या, फिर मेरे पास होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो भाई बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल, भाई ध्यान देना, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल क्या हो, 90 डिग्री से छोटे हो। क्या, अ ट्रायंगल हैविंग लेस देन 90। भाई ध्यान देना, ऐसा देखो क्या बोला है, देखो इसमें लिखा हुआ है अ ट्रायंगल विद 3 इंटरनल एंगल लेस देन 90, दैट इज ऑल 3 इंटरनल एंगल्स आर एक्यूट। ठीक है ना, अगर तीनों एंगल क्या है भाई, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसा जो ट्रायंगल होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, भाई ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है, सपोज मेरे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, उसमें मेरे पास साइड क्या है, ABC है, और दोनों ही कंडीशन में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ABC, सपोज ये मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ABC मेरे पास ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, ए के सामने ए लिख दिया हमने, बी वाले एंगल के सामने बी लिख दिया, और सी वाले एंगल के सामने सी लिख दिया। तो याद रखना यहाँ पर ये जो दो भुजाओं का स्क्वायर का योग होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है तीसरी की भुजा के स्क्वायर के योग से। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्यूट एंगल थ्योरम, इसको हम एक्यूट एंगल थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या, अगर दो भुजाओं के स्क्वायर का योग का सम बड़ा है तीसरी भुजा के स्क्वायर के से, तो ऐसा जब होता है तो ये जो ट्रायंगल होता है इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल की खासियत यही है कि इसके तीनों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ये जब हम कभी कभी क्या होता है, हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हम वहां पे हमें फाइंड आउट करना होता है क्या ये एक्यूट एंगल है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, एक्यूट एंगल थ्योरम का यूज करते हैं और हम पता कर लेते हैं कि ये कैसा त्रिभुज है, क्या ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, इसके बारे में हम वहां पर जान लेते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इससे हमें ज्यादा हम इससे कुछ इससे मतलब लेना देना है नहीं, लेना देना नहीं है, मतलब एग्जाम में उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट यू हैव टू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी जो दो होंगे वो 90 से छोटे होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी जो दो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो, बट ऑब्वियस सी बात है, 90 से छोटे होने वाले होते हैं। तो ये मेरे पास 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग टू क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। तो भाई ये आपको बात समझ में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। आप ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम में होती है एक, जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, क्या, इस वाली भुजा का स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों की उस स्क्वायर के सम के बराबर होगा। सेम कंडीशन है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम यूज करते हैं। और हमें कोई ट्रायंगल पता करना है तो हम भुजाओं का स्क्वायर करके तीसरी भुजा के अगर बराबर आ जा रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर तीसरी भुजा से अगर छोटा आ रहा है तो हमारे पास कैसा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भाई छोटा था वहां पे, एक्यूट में छोटा था, ठीक है ना। एक्यूट में क्या है, अगर दो भुजाओं का स्क्वायर का सम क्या है, बड़ा होता है क्या, तीसरी भुजा के स्क्वायर से, ठीक है ना, ध्यान देना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। क्या, एक एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो ऐसा जो त्रिभुज होगा उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की थ्योरम क्या होती है कि ये ए, जिनकी दो भुजाओं का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, छोटा है होता है तीसरी भुजा के स्क्वायर से। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा इसलिए है जब एंगल बड़ा होगा तो सामने वाली साइड, बट ऑब्वियस सी बात है आपस में बड़ी होंगी। आप समझो, सपोज मैं अगर मैं कहूं त्रिभुज है मेरे पास, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर दो पार्ट में डिवाइड करो तो 90 90 हो गया,
तो एक एंगल अगर 90 हो गया तो दो बाकी जो हो गए वो 90 के सम के बराबर हो गए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम बराबर है, तो भुजाओं का स्क्वायर का योग भी बराबर होगा। लेकिन जब क्या होगा, एक एंगल क्या हो रहा है, 90 से बड़ा हो रहा है। जब एक एंगल हमारे पास 90 से बड़ा हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो उसके सामने वाली भुजा बहुत ज्यादा बड़ी होगी और बाकी जो दो एंगल हैं वो छोटे होने वाले हैं 90 से। 90 से क्या मतलब, जो तीसरे एंगल उससे छोटे ही होने वाले हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, दोनों की भुजाओं का स्क्वायर का योग हमेशा क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है तीसरी भुजा के स्क्वायर से। ठीक है ना भाई। अगर आप डिसाइड कर लो, सपोज ये मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब देखो ये सपोज मैंने क्या कर दिया, 120 डिग्री है, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये वाली साइड बहुत ज्यादा बड़ी होगी, एंगल पे भी डिपेंड करता है। ये मेरे पास कितनी बचेगी, सपोज ये उन्होंने बोल दिया 60 है, 60 नहीं बोल सकता मैं इसे, 60 नहीं बोल सकता, बिल्कुल 80 हो जाएगा। तो ये मेरे पास, मैंने बोल दिया ये मेरे पास कितना हो गया 30, और ये भी मैंने बोल दिया 30। तो बट ऑब्वियस सी बात है ये वाली साइड हमेशा बड़ी होगी, इन दोनों की साइड का अगर जोड़ भी निकाल दोगे तब भी उससे बड़ी होगी। क्लियर है, बिकॉज एंगल जब बड़ा होता है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है, और एंगल जब छोटा होता है तो सामने वाली साइड छोटी होती है। तो ये इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, आप इसको भी यूज करके चीजों को क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। अगर आपको थ्योरम नहीं याद होती तो आपको पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जब एंगल बड़ा होता है तो उसकी एक साइड बहुत बड़ी होगी, तो दो भुजाओं का स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा, छोटा होगा तीसरी भुजा के स्क्वायर से। यहां तक बात समझ में आई। यही चीज हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है, यही चीज हमारी ये राइट एंगल ट्रायंगल में भी अप्लाई होती है। यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल बनता कैसे है, देखो भाई ध्यान देना, ट्रायंगल बनने की कंडीशन होती है। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से सिखाता हूं। सपोज आप जब छोटे थे, मैं आपसे कहूं मेरे पास एक एंगल है, मेरे पास लिखा हुआ है 2, मेरे पास 5 है और मेरे पास 11 है। मैंने कहा मुझे इनको लेकर, ये मेरे पास साइड्स दे रखी हैं, इन साइड्स को दे लेकर मुझे एक ट्रायंगल बनाना है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं क्या आप इन साइड्स को लेकर कोई ट्रायंगल बना सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप छोटे थे आप कैसे बनाते थे ट्रायंगल। आप, कुछ लोग कहेंगे हाँ सर बना सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे सर नहीं बना सकते। तो व्हाट इज द मतलब, हु इज राइट, यू एंड यू, दोनों में से कौन राइट है ये देखते हैं। तो सपोज हमने क्या किया, 11 सेंटीमीटर का बेस खींचा, फिर मैं क्या करता हूँ 2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाऊंगा, 11 है, मैंने 2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई तो यहां कहीं आई, मैंने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई तो यहां आई। तो क्या ये एक ट्रायंगल बन पाया, बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, इन साइड्स को जब मैंने लिया तो इन साइड्स को लेकर मैं एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा हूं। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इन साइड्स को लेकर मैं ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं ऐसे ले लेता, मैंने ले लिया 4 4 और मैंने 8 ले लिया, मैं कहता हूं क्या मैं इसको लेकर ट्रायंगल बना पाऊंगा, चलो देखते हैं। मैंने 8 सेंटीमीटर का बेस खींचा, ठीक है ना, मैंने एक 4 सेंटीमीटर की आर्क यहां पे लगाई, 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। मतलब ट्रायंगल ये भी पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन 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 अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 5 लिखा है, मेरे पास 3 लिखा है और मेरे पास कितना लिखा है 7, मैं कहूं अब मुझे ट्रायंगल बनाना है, तो अब मैं ट्रायंगल बनाऊंगा। तो सपोज मैंने 7 की एक बेस खींचा, 7 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर की आर्क इधर लगाई और 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, तो मेरे पास ट्रायंगल बन गया। तो कहने का मतलब क्या, आप देखो यहां पर अगर मैं देखूंगा द सम ऑफ न, 2 का सम ले लो तो 5 3 8, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7 थर्ड साइड। अगर मैंने कितना लिया हुआ, ध्यान देना, 5 7 3 10, 10 हमेशा बड़ा हो रहा है किससे, 5 से। या फिर मैं ले सकता हूं 7 5 12, ठीक है ना, तो 12 क्या हो रहा है, हमेशा बड़ा हो रहा है 3 से। तो यहां पर दो भुजाओं का योग हमेशा क्या हो रहा है, तीसरी से बड़ा हो रहा है, तभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है भाई, ठीक है ना। इस कंडीशन में ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है कब, द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ऐसा ही हो रहा है ना, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है, तभी हमने यहां पे ट्रायंगल फॉर्म कर पाया। लेकिन अगर मैं पीछे की बात कर लेता हूं, यहां पर आऊं मैं, अगर मैं बोलूं तो 5 2 7, ये तो छोटा हो रहा है भाई, ठीक है ना, यही हो रहा है। तो पहली कंडीशन डिससेटिस्फाई, यहां पे 4 4 8 8 बराबर 8, ये भी डिससेटिस्फाई। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि हम ट्रायंगल को कब फॉर्म कर पाएंगे, त्रिभुज हम कब बना पाएंगे। तो त्रिभुज बनाने की कंडीशन ये है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी आप त्रिभुज को फॉर्म कर पाओगे, तभी त्रिभुज बन पाएगा। याद रखिएगा, कोई भी आपसे कहेगा कि मेरे पास ये दे रखा है, क्या मैं ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर पा रहा हूं, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन करने के लिए आपको हमेशा ये चेक करना होगा कि 2 का सम हमेशा तीसरी से बड़ा हो। अगर 2 का सम तीसरी से बड़ा नहीं होगा तो आप ट्रायंगल का फॉर्म नहीं कर पाओगे, ट्रायंगल फॉर्मेट
नहीं होगा वहां पर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो व्हाट इज द फॉर्मेशन जो मैंने बताया, एक तो ये रही बात, पहली कंडीशन ये है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना? आप यहां पे देख सकते हो, अगर मैं दो भुजाओं का अंतर लेता हूं तो 5 में से 3 या कितना बचा, 2, ये हमेशा छोटा हो रहा है तीसरी से। ठीक है ना? ध्यान देना। तो देखो यहां पे देखो हमने दे रखा है, क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रायंगल इज पॉसिबल इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये जो पहला स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो ये चीज हमने इसको इस तरह से फॉर्मेट में लिख दी। ठीक है ना? सपोज मेरे पास त्रिभुज दिया है, तो दो भुजाओं का योग हमेशा क्या है, तीसरी से बड़ा है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा है। यहाँ पे दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा हो रहा है, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा हो रहा है। ये जो साइन लगा हुआ है मॉड का, ये डिफाइन करता है कि यहाँ पे डिफरेंस की बात की गई है। डिफरेंस का मतलब होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, बड़े में से छोटा घटाएगा। दैट मॉड का बस यही मतलब है। ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, और ऐसे बोल सकते हो a माइनस बी। ठीक है ना? आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो b प्लस सी, यहाँ पे a लिख सकते हो तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस सी। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो c प्लस ए और ये b, और ये मैं क्या लिख सकता हूँ, c माइनस ए। ठीक है ना? यहाँ पे मॉड लगा देना, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस है, जो बड़ा होगा उसमें से घटेगा। तो इस मॉड का मतलब हमेशा ये होता है कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यहां तक बात समझ में आई? तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के फॉर्मेशन की ये कंडीशन है क्या, कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा हो और अंतर हमेशा क्या हो, छोटा हो, तभी आप ट्रायंगल फॉर्म कर पाएंगे, और अन्यथा आप ट्रायंगल को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। मेरे पास है जनरलाइजेशन, जो अभी मैंने बताया था, ये जनरल फॉर्म में आप इस तरह से लिख पाओगे, नो इश्यूज। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना? एंगल सम प्रॉपर्टी, अभी मैंने आपको बताया था क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। गांठ बांध लेना बाबू भैया, क्या कर लेना, गांठ बांध लेना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है ना? और इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इतनी चीज नहीं पता है तो आप इस पे काम कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 के बराबर होता है। मतलब अगर मैं बोलूं एंगल ए बी सी कितना है, 180। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, भाई ध्यान देना, हम इसको हिंदी में बोलते हैं बहिष्कोण यानी एक्सटर्नल एंगल। तो अगर मैं आपसे कहूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180, तो अगर मैं बोलूं ये L2 है, ये L3 है, ये L2 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस L2 प्लस L3। ठीक है ना? अब ये एक मेरे पास लाइन है, लाइन पे तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लाइन पे तीनों एंगल का सम कितना होता है, सॉरी मतलब लाइन पे जो भी एंगल बोलता है वो क्या होता है, उसका सम कितना होता है, 180। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, 180 माइनस L1 है ना, L2 सॉरी L2 प्लस L3 प्लस मेरे पास क्या आएगा, L1, किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा किसके, 180 के। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, L1 इज इक्वल टू क्या हो गया, L2 प्लस L3। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, जो मेरे पास एक्सटर्नल एंगल है, क्या है, एक्सटर्नल जो एंगल है वो रिमेनिंग टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। क्या, ये जो बहिष्कोण है, ये जो बहिष्कोण है वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं यही कह रहा हूं, जो मेरे पास एक्सटर्नल एंगल है, जो मेरे पास एक्सटर्नल एंगल है वो रिमेनिंग टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। इतनी बात सबको समझ में आती कि नहीं आती, मेरे को ये बताओ। क्या मैंने बोला है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो रिमेनिंग टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये एक जनरल प्रॉपर्टी है, और ये जनरल प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब कभी भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हम वहां पर इसी को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, जिससे चीजें क्या हो जाती है, हमारी क्लियर हो जाती हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है ना? अब देखो ये मेरे पास ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है ना? ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, त्रिभुज एबीसी, जहां पर OB एंड OC आर द एंगल बाइसेक्टर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें हमने क्या किया, ये जो B है और ये C है, इनके हमने क्या किए, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर किया। हमने क्या किया, इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर किया, और वो पॉइंट कहां पे मिला, O पे मिला। तो जब O पे मिला तो ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल BOC जो होता है
वो जो उसके ऊपर वाला एंगल होता है तो 90 प्लस a/2 होता है। ये चीज अपने जहन में बैठा लेना, ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिनेशन में आ जाता है। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। और मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जब हम सीडीएस एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो ये हमारे पास रीजन और असर्शन और रीजन के फॉर्मेट में आ जाता है। आपको एक असर्शन दे देगा और पूछ देगा, बता देगा रीजन, तो आप वहां पे भी इसको कर पाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, अगर मेरे पास ये ए बी सी ट्रायंगल है, बी ओ और ओ सी are the interior angle bisector and they cut at point O, then angle BOC is equals to 90 plus angle A/2. I hope you get it. आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। अब देखो, अभी हमने किसकी बात की थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही, सॉरी यहाँ पे इंटीरियर एंगल होगी, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। अब देखो सिंपल सी चीज है, मेरे पास त्रिभुज ABC था ही, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने क्या किया, AB को तो P तक बढ़ा दिया और AC को हमने Q तक बढ़ा दिया, ठीक है ना। AB को हमने क्या किया, P तक बढ़ा दिया और AC को हमने क्या किया, Q तक बढ़ा दिया। फिर हमने एंगल B और एंगल C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर किया। हमने क्या किया, फिर हमने एंगल ABC, सॉरी एंगल PB क्या बोलते हैं, PBC और QCB का हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर किया। और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहां पे मिला, पॉइंट O पर। तो यहां पर एंगल BOC जो है वो कितना हो गया मेरे पास, 90 माइनस A/2। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंड दिस इज नोन एज एक्स सेंटर, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्स सेंटर, जो भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो राइट नाउ यू हैव टू नो कि हमने आपको क्या बताया, दो चीजें मैंने बताई। एक तो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बता दी। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर को करते हैं और वो जहां पे मिलते हैं वो जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 प्लस जो रिमेनिंग एंगल होता है उसका हाफ ऐड कर देते हैं। लेकिन जब इसकी कंडीशन की बात करते हैं, जब हम एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर करेंगे और पॉइंट O पे मिलाएंगे, तो जो हमारे पास जो एंगल BOC होता है वो क्या होता है, 90 माइनस जो रिमेनिंग एंगल बना होता है उसका हाफ माइनस हम कर देंगे। यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्लियर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अब ये भी एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है मेरे पास। देखो यहां पर मेरे पास क्या है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको अप्लाई करनी होती हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस। देखो भाई ध्यान देना, ये मेरे पास ABC ट्रायंगल है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस, ठीक है ना, and the external bisector of the other base of a triangle is equal to the one of the half of the vertical angle। देखो भाई ध्यान देना, सपोज ये मेरे पास ट्रायंगल है, सपोज क्या दिया हुआ है, दिस इज आई हैव द ट्रायंगल, ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है। हमने क्या किया, इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर किया, हमने इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर किया और हमने इसको कहां मिला दिया, पॉइंट P पर मिला दिया। जब हमने पॉइंट P पर मिला दिया तो ये वाला जो एंगल होता है, इस वाले एंगल का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है ना। तो एंगल BPC, अगर मैंने इसको बोल दिया x, ठीक है, एंगल BPC, ध्यान देना, ये हो गया हाफ किसका, BAC का मतलब क्या हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगी। ये चीज बैठा के रखना जहन में इसे बैठा लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी और जीवन हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा सुखमय हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, यहां तक बात क्लियर। एक और प्रॉपर्टी है मेरे पास, देखो भाई ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है PQR इज द ट्रायंगल, ठीक है ना। जहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, PQ जो है वो, PT जो है मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है QR पे। और अगर मैं बात करूं PS इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। इन ट्रायंगल PQR, P इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ठीक है ना। एंड PT इज परपेंडिकुलर टू TR, देन एंगल TPS इज इक्वल टू, ये वाला जो एंगल होता है ये क्या होता है, इन दोनों एंगल का डिफरेंस का हाफ होता है। मतलब अगर मैंने इसको A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया, तो होगा मॉड A माइनस B अपॉन में क्या, तो ये चीज याद रखना। ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि कॉमन हो जाता है कि हमारे पास प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमें पता है ये क्या है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, हमें पता है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होती है, लोड लेने की जरूरत नहीं होगी, हमें ये दोनों एंगल पता होंगे। इन दोनों एंगल का हम क्या करेंगे भाई, डिफरेंस निकालेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारे पास इस वाले एंगल की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। यहां तक बात क्लियर हुई,
आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। कॉन्ग्रुएंसी देखो कॉन्ग्रुएंसी की अगर मैं बात करूं, वो उतना ज्यादा रोल है नहीं, लेकिन जो भी हमें पढ़ना है वो सिमिलैरिटी को लेके पढ़ना है। तो कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, मैं तुम्हें एक मोटा मोटा मैं तुम्हें बता देता हूं व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है हू बहू, क्या, हू बहू, एकदम बिल्कुल एक जैसा। कभी तुमने पार्ले जी के बिस्किट खाए ही होंगे, ठीक है ना, भारतीय हो तो पार्ले जी के बिस्किट खाए होंगे। तो पार्ले जी के बिस्किट जब खोलते हो तो सबका साइज, सबका शेप, सबकी बनावट क्या होती है, एक जैसी होती है ना। ये बात समझ में आती है कि नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी आपने पार्ले जी का बिस्किट खाया होगा तो पार्ले जी के बिस्किट में आपने जब भी निकाले होंगे तो पार्ले के जी के बिस्किट जो है वो सभी एक ही तरह के होते हैं। तो कहने का मतलब ना तो उनकी साइज में चेंज होता है, ना तो उनके शेप में चेंज होता है, मतलब एकदम डिक्टो वैसे ही रहते हैं, ठीक है ना। ये चीज होती है, मतलब एकदम हू बहू। सपोज मैं हूं, मेरे जैसा सेम बंदा सामने खड़ा है एंड ही इज डूइंग द थिंग व्हाट आई एम डूइंग। तो कहने का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, एकदम हूबहू, एकदम बिल्कुल वैसा ही, ना तो छोटा ना तो बड़ा, ना तो कुछ भी नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं, कोई भी चेंज नहीं, एकदम डिक्टो वैसा, ठीक है ना। या फिर आपने कभी देखा होगा पापा जब छोटे थे, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता था, जब पापा जी छोटे, हम मतलब पापा जी कहाँ छोटे होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम छोटे थे तो पापा जी शेव करने के लिए ब्लेड का डिब्बा लेके आते थे। तो उसमें क्या होता था, सारी ब्लेड एक जैसी होती थी, वो हमसे तो दूर रखते थे लेकिन अपन देख लेते थे कि ऐसा होता। तो वहां पे जो सारी ब्लेड्स थी वो क्या थी, एक ही जैसी थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, हू बहू, कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब अगर दो त्रिभुज दिए हुए हैं और वो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका यही मतलब है कि उसकी एक एक भुजा आपस में बराबर होगी, उसका एक एक एंगल आपस में बराबर होगा, नाम भले अलग हो जाए लेकिन बाकी सारी चीजें क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो आपको कभी भी ऐसा नोट दिखे कि दो त्रिभुज दिए हुए हैं, उनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और उनके तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो वो त्रिभुज क्या होगा, वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। मतलब क्या कराएंगे, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, तो यही बात है कि कॉन्ग्रुएंसी यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते क्या है, जब दो त्रिभुज आपस में एकदम एकदम डिक्टो होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो भुजा हो चाहे वो कोण हो। तो कहने का मतलब क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपर, क्या लिखा हुआ, सुपर इंपोज, मतलब एक के ऊपर एक। जैसे मैंने पार्ले जी के बिस्किट बोले थे ना भाई, एक के ऊपर एक रख दो, वो सुपर इंपोज कर देते हैं एक दूसरे को ऑन द अदर सो एज टू कवर द एग्जैक्टली, जो उसको क्या करता है ऊपर से एग्जैक्टली कवर कर ले, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स टू द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एज इक्वल, ठीक है ना, जो मैंने तुम्हें बात बताई। तो सपोज दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ हैं, वो एक दूसरे के सिमिलर है, सॉरी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन क्या है, उनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों और तीनों कोण आपस में बराबर हों, तभी दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी सर्वांग सम कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी कि कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता क्या होती है, अगर किसी चीज के ऊपर एक सुपर इंपोज, मतलब मैंने आपको पार्ले जी के बिस्किट का एग्जांपल दिया है तो वैसा ही, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। तो कॉन्ग्रुएंसी में यही है और आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है क्या, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड सिमिलैरिटी, देखो सिमिलैरिटी कैसे निकाली जाती, इट डजंट मैटर, आपको पता हो जाना चाहिए कि हाँ सर, अच्छा ये हमको पता चल गया ये चीज है, अच्छा ये सिमिलर है, तो डायरेक्टली हमको क्या करना है, सिमिलैरिटी अप्लाई कर देनी है, ठीक है ना। हमको ये नहीं देखना है कि भैया अच्छा इस वाले से ये हो रही है, इस वाले से हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें जैसे पता चल गया भाई ये सिमिलर है, जैसे ही हमें पता चलेगा सिमिलर है, हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी लगा देंगे। और सिमिलैरिटी लगाने के जो तरीके होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा और उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसकी मैं यहां पर बात करूंगा। तो भाई ध्यान देना, देखो अब देखो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। पहले सपोज मैं खड़ा हूं यहां पर, ठीक है ना, मैं यहां खड़ा हूं इस स्टूडियो में, मेरी हाइट, मेरा वेट और मेरा जो अपीयरेंस है वो अलग है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे बड़ा हूं,
लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब वहां पे मैं मोबाइल में अलग तरह से दिखूंगा, है ना। सपोज अगर तुम टीवी में देख रहे हो, कुछ लोग फोन में भी देखते हैं, कुछ लोग टीवी में भी देखते हैं। सपोज तुम टीवी में देख रहे होगे तो भाई फोन में मैं छोटा दिख रहा हूं, टीवी में मैं बड़ा दिख रहा हूं, दोनों जगह हूं मैं ही, लेकिन साइज में चेंज है। किस में चेंज है? साइज में चेंज है। थोड़ा सा अपीयरेंस में भी चेंज है, बिकॉज आप फोन को ले जाओ और फोन के बाद उसे टीवी पे लगाओ तो मैं और टीवी सुपर इंपोज नहीं होंगे, हैं तो हम दोनों, हम बोथ आर सिमिलर थिंग्स बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे नॉट एग्जैक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी दो या मतलब दो चीजें सिमिलर, सपोज मेरी कोई फोटो है मेरे फोन में, ठीक है ना, और फिर मैंने उसे अपने लैपटॉप पे निकाली और उसको देखा, ठीक है ना, तो फोटो तो सेम है, दोनों बंदे सेम ही है, दोनों पोस्चर सेम है, बट द चेंज इन द साइज, फोन में छोटा दिख रहा है, लैपटॉप में बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? ये बात समझ में आई कि नहीं? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। आपने कभी माइथोलॉजिकल सीरियल देखे होंगे, तो उसमें हनुमान जी थे, वो बोलते थे जय श्री राम, तो जय श्री राम जैसे ही बोलते थे वो बड़े हो जाते थे। एक छोटे हनुमान जी, एक बड़े हनुमान जी, दोनों हनुमान जी ही हैं, लेकिन चेंज किस में है? चेंज है केवल साइज में। देयर इज नो चेंज, मतलब जिस, अब देखो यहां पर चेंज किस में है, केवल आपको छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है, यही हो रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी चीज है, दो चीजें आपस में सिमिलर कब होती है? जब उनके रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। अगर मैं कहूं कि मैं ऐसे यहां पे दिख रहा हूं, तो जिस रेशियो में मेरी बॉडी यहां पर है, उसी रेशियो में तुम्हारे मोबाइल में दिखेगी, उसी रेशियो में टीवी में दिखेगी। हो रहा है केवल साइज में चेंज, मतलब रेशियो में चेंज नहीं हो रहा है बच्चे, केवल साइज में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी दो त्रिभुजों की मैं बात करूंगा, क्या दो त्रिभुजों की बात करूंगा, तो दो त्रिभुज कब सिमिलर होंगे? दो त्रिभुज तभी सिमिलर होंगे जब उनके रेशियो, जिनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो और कोण आपस में बराबर। याद रखना, हमारे एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होता है भाई, एंगल हमारा जैसा है वैसा ही रहता है। तो कहने का मतलब यह हो गया, दो त्रिभुज आपस में सिमिलर कब होंगे? दो त्रिभुज आपस में सिमिलर तब होंगे जब उनके तीनों कोण आपस में बराबर है। आप या फिर बोल सकते हैं, दो कोण, अगर आप दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, मतलब वो त्रिभुज आपस में क्या है? सिमिलर है, यानी कि समरूप है। तो आई होप यू नो द कंडीशन टू बी सिमिलर। सिमिलर होने की कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, क्या कि दो त्रिभुज आपस में सिमिलर कब होंगे? जब उनकी दो भुजाएं आपस में बराबर, सॉरी दो भुजाएं नहीं, दो कोण आपस में बराबर होंगे। और किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई? किसी भी दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या? तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो जाएगा, बिकॉज त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, है ना। तो देखो यहां पे ध्यान देना, ठीक है ना। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैव द सेम मेजर, ठीक है ना, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम मेजर में होंगे, ठीक है ना। एंड इफ एंड ओनली इफ द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, मतलब सेम रेशियो में होंगे, ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे दो त्रिभुज हमारे सिमिलर बना सकते हैं। तो भाई ध्यान देना, देखो सबसे पहली चीज तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगा, ये मेरे पास त्रिभुज है, ध्यान देना, मैंने दो त्रिभुज ले लेने हैं, ठीक है। ये मेरे पास त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना। मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी और मैंने बोल दिया डी ई एफ। ये दो त्रिभुज है, मैंने आपसे कहा ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है ना। मैंने ऐसे कहा कि त्रिभुज, देखो मैंने कहा ये मेरे पास त्रिभुज है, तो एंगल ए जो है वो मैंने बोल दिया एंगल डी के बराबर है, और एंगल बी जो मैंने बोल दिया वो किसके बराबर है? एंगल ई के, ठीक है ना, ध्यान देना। तो बट ऑब्वियस ही बात है, दो एंगल आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि तीसरा एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब क्या होगा? एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा भाई? एंगल एफ के बराबर, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे डिपेंड करता है। देखो अभी मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल्स भी दूंगा, यहां पे सुनो मेरी बात। तो यहां पर मेरे पास क्या है? एबीसी। मैंने कहा जो एंगल जिसके बराबर है उसके साथ में लिखना। एंगल ए किसके बराबर था? डी के, तो यहां पे डी आएगा। एंगल बी किसके बराबर है? ई के, तो यहां पर ई आएगा। एंगल सी किसके बराबर है? एफ के बराबर, तो यहां पर आ गया एफ। बात क्लियर है? ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है भाई? सिमिलर है। और सिमिलर जब होते हैं तो उनका साइन कैसा होता है बच्चे? इस तरह, उल्टा है। हम इसको किससे डिनोट करते हैं? सिमिलरिटी से। अब याद रखना, दो त्रिभुज आपस में जब कभी भी
सिमिलर होंगे यानी समरूप होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने क्या कहा, अगर दो त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं, दो त्रिभुज अगर आपस में सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान, यहां पर ए बी है तो हमने लिखा ए बी, यहां पर क्या है डी, तो अपॉन में आएगा डी इज इक्वल टू, यहां पे लेंगे हम बी सी, तो यहां पर हम क्या लेंगे ई एफ, अपॉन में क्या आया ई एफ, यहां हमने लिया ए सी तो यहां पर क्या आएगा डी एफ। बात समझ में आएगी नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे हमने ये रेशियो बना दिया, ये बात सबको समझ में आ गई। और याद रखना यहां पे एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर यहाँ पे डी के, अगर एंगल ए एफ के बराबर होता ना तो साइड्स का रेशियो कुछ अलग ही निकल कर आता। बात समझ में आएगी नहीं आई? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया, अगर दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है या सिमिलर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से ले लेंगे भाई, ध्यान देना। एक त्रिभुज ये है मेरे पास, एक त्रिभुज ये है, ठीक है ना। अब देखो मैं इनका नामकरण करता हूं, मैंने फिर इनका नाम दिया ए, इनका नाम दिया बी, इनका नाम सी या सी, इनका मैंने डी और ई एफ, सेम चीज दी है मैंने। लेकिन अब की बार मैं क्या कह रहा हूं, एंगल जो ए है वो किसके बराबर है, एंगल एफ के। एंगल बी जो है वो एंगल बराबर किसके है, ई के। और एंगल डी सी जो है वो एंगल किसके बराबर है, डी के बराबर। अब देखो यहां पर पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आपको दोनों त्रिभुज दिख रहे होंगे आपस में बराबर, बट 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 एंगल यहां पे अलग अलग बराबर है। तो यहां पर त्रिभुज ए है और त्रिभुज हमने ले लिया यहां पे, ए किसके बराबर है, एफ, तो यहां पर एफ आएगा। यहां बी है तो यहां क्या आएगा भाई, ई आएगा। यहां सी है तो यहां क्या आएगा, डी आएगा। मतलब एंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल एफ ई डी के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जब दो त्रिभुज, जब टू ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये मेरे पास ए बी अपॉन क्या आएगा आपकी, एफ ई। बात समझ में, ए बी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, बी सी अपॉन में आएगा ई डी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा भाई, ए सी अपॉन में एफ डी। बात समझ में आएगी नहीं? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, भुजाओं का अनुपात लिख लेते हैं अगर दो त्रिभुज हमारे पास कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो दो त्रिभुज कभी भी सिमिलर होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। और वो हम कैसे करेंगे ये चीज भी मैंने आपको यहां पर बता दी है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी कि हम कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज दे रखी है मेरे को, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अगर मैंने कहा मेरे पास दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ये आपस में सिमिलर हैं बच्चे, क्या है, आपस में सिमिलर है। तो आपने देखा होगा ए बी अपॉन पी क्यू आ रहा है, ए बी सी अपॉन क्या आ रहा है, क्यू आर आ रहा है, बिल्कुल, और ए सी अपॉन पी आर आ रहा है, बिल्कुल। दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट वन ट्रायंगल इज एन एनलार्जमेंट और क्या लिखा हुआ है, डिमिनिशन ऑफ अ ट्रायंगल। भाई ये ध्यान देना, यही चीज होती है, एक ट्रायंगल को हमने जूम कर दिया या फिर छोटा कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था। जिस तरह से आप मेरे को यहां पर देख रहे हो उस तरह से अगर मुझे आप टीवी में देखोगे तो मैं यहाँ पे छोटा दिखूंगा लेकिन टीवी में बड़ा दिखूंगा, इस तरह से कुछ है। ठीक है ना, क्लियर? और अगर दो त्रिभुज आपस में सिमिलर है तो बिल्कुल ये चीज होती है। तो उनके जो एल्टीट्यूड्स होते हैं, उनकी जो हाइट होगी, उनका रेशियो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, उनका जो पेरीमीटर होगा उनका रेशियो भी क्या होगा, साइड के रेशियो के बराबर होगा। उनकी जो सरकम रेडियस है उनका रेशियो भी इसी रेशियो के अकॉर्डिंग चलेगा। उनकी जो इन रेडियस है उसका रेशियो भी इस तरह से चलेगा, पेरीमीटर भी ऐसा चलेगा। और त्रिभुज का स्क्वायर जो होगा, भाई ध्यान देना, अगर उनके एरिया की बात करेंगे तो एरिया का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा वो भुजा के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यहां पे आपके पास साइड बराबर दे रखा है अंडर रूट में डेल्टा वन और डेल्टा टू। डेल्टा वन का मतलब क्या है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल वन, और डेल्टा टू है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल टू। तो कहने का मतलब क्या है, अगर दो त्रिभुज ये दे रखे हैं तो उनकी जो एरिया है, उनका एरिया का स्क्वायर होगा, एरिया जो होगा मेरे पास क्या होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन में क्या, पी क्यू स्क्वायर, मतलब भुजाओं के स्क्वायर के। ठीक है ना, तो हम इसे आगे चल के डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप इतनी बात समझ में आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, उससे पहले मैं कुछ बताऊंगा, ध्यान देना। यहां तक बात क्लियर हुई?
बीएसटी में बताता हूँ, बीएसटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कैसे करेंगे ध्यान देना। सबसे पहली चीज तो ध्यान देना, इन्हीं इन्हीं दोनों चीजों से निकल के आएंगी चीजें। देखो ये मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ध्यान देना। ठीक है, ये मेरे पास ट्रायंगल है भाई, ध्यान से समझना, ये ए बी और सी मेरे पास एक ट्रायंगल है, और ये मैंने बोला डी है और ये ई है। याद रखना मैंने यहां पर बोला है बी सी जो है वो पैरेलल है, पैरेलल में समांतर है किसके, डी ई के। ध्यान देना, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है ना, डी ई इज द आर पैरेलल टू बी सी। जब ऐसा है तो भाई ध्यान देना, हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी की, ट्रायंगल ए बी सी की। और ध्यान देना अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सिमिलैरिटी की, तो ट्रायंगल, तो ए एंगल, देखो हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, ए डी ई की और ए बी सी की मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो दोनों ही ट्रायंगल में जो एंगल कॉमन है वो क्या है, ए, तो दोनों में ए पहले आ जाएगा। अब देखो बीसी पैरेलल है डी के, तो भाई ध्यान देना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल होंगे भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और करस्पॉन्डिंग, अगर दो मेरे पास ट्रायंगल सिमिलर हो, सॉरी दो हमारे पास लाइंस क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो याद रखना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। इतनी तो बात समझ में आती है कि नहीं आती। तो कहने का मतलब क्या है, बी जो बराबर है डी के और जो सी बराबर है वो किसके, ई के। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ए डी ई के क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा, यानी सिमिलर होगा। और क्या, जब ऐसा होता है तो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाता है भैया, बराबर हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये ए बी अपॉन में ए डी, ठीक है ना, इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्या, डी ई, इज इक्वल टू मेरे पास ए सी अपॉन में ए, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। तो हम क्या क्या उठा ले रहे हैं भाई, ध्यान देना, हम उठा रहे हैं ए बी और ए डी को, और हम उठा रहे हैं किसको, ए सी और ए ई को। हम ये वाला और ये वाला उठा ले रहे हैं। तो हमने लिखा, तो ए बी अपॉन ए डी किसके बराबर हो गया हमारे पास, ए सी अपॉन ए ई के, ठीक है ना, किसके बराबर, ए सी अपॉन ए ई के। तो ए बी को हम क्या लिख पाएंगे, ए बी को हम लिख पाएंगे ए डी प्लस बी सी, बी डी, क्या, ए डी प्लस बी डी, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा भाई, ए डी आएगा। किसके इक्विवेलेंट है, ए सी को हम क्या लिख पाएंगे, ए सी को हम लिख पाएंगे ए ई प्लस ई सी, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा मेरे पास, ए ई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो ए डी अपॉन ए डी प्लस बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई, ठीक है। ये से ये कैंसिल कट कर दिया तो ये 1 आ गया, ये से ये कैंसिल आउट किया तो आ गया 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये मेरे पास क्या निकल के आया, बी डी अपॉन में क्या, ए डी इज इक्वल टू मेरे पास ई सी अपॉन में ए सी, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में क्या, बी डी इज इक्वल टू, कहने का मतलब क्या है, ए सी अपॉन में ई सी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका जो अनुपात होगा वो इसके अनुपात के बराबर होगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्या होगा, ये जो है इसका जो अनुपात है वो आपस में क्या होगा भाई, बराबर होगा। एंड दिस इज नोन एज थेल्स थ्योरम। इसको हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम के नाम से हम इसे जानते हैं। तो कभी भी मेरे पास एक त्रिभुज दिया हो और इस त्रिभुज में ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो याद रखना इन दोनों भुजाओं का ये दोनों साइड्स हैं, इनका जो अनुपात होगा वो इसके अनुपात के बराबर होगा। यहां तक बात क्लियर है। क्या बोला मैंने, इसका जो अनुपात है वो इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम की पहले हम इसको देख लेते हैं ना, ध्यान देना। बीएसटी जो अभी हमने आपको प्रूफ करके बताया, क्या, एडी अपॉन बीडी, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, एडी अपॉन बीडी क्या होगा, ए अपॉन ईसी के बराबर होगा, ठीक है ना। क्लियर है बात। दिस इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम, इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं आपसे यहां पर बात करता, देखो मिड पॉइंट थ्योरम कैसे निकली, मतलब ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बराबर। तो कहने का मतलब क्या होगा, जब ये पूरी बराबर है, मैंने अभी बताया, तो ये क्या हो जाएगी भाई, ए बी कितना हो जाएगी 2, ये कितनी हो जाएगी 2। तो कहने का मतलब क्या है, जो पी क्यू है, व्हाट इज पी क्यू, मतलब सेम चीज इसके साथ होगी, जो पी क्यू होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, क्लियर हुई। मिड पॉइंट थ्योरम ये है, ठीक है ना। वही थेल्स थ्योरम में हमने वहां पे रेशियोज दे रखे हैं, यहाँ पर हम नहीं मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ लो,
द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू इट्स हाफ ऑफ इट, ठीक है ना, जो कि हमने आपको दिखा दिया। क्लियर है? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे हम अगले सेगमेंट। हमने बीएसटी देख ली, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इनइक्वालिटी रिलेशन इन अ ट्रायंगल। मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताया है। सपोज मेरे पास त्रिभुज दे रखा है, क्या त्रिभुज है, ये मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में मेरे पास ये ट्रायंगल दे रखा है, इसकी मैं क्या करूंगा, इस एंगल को ऐसे बड़ा करूंगा। जब मैं एंगल बड़ा करूंगा तो क्या होगा, ये साइड बड़ी होती जाएगी, और एंगल में छोटा करूंगा तो सामने वाली साइड छोटी होती जाएगी। वही चीज है, तो एंगल जैसे बड़ा कर रहे हैं, एंगल बड़ा करेंगे तो सामने वाली साइड बड़ी होती जाएगी, और एंगल हम छोटा करेंगे तो सामने वाली साइड छोटी होती जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर दो त्रिभुज दे रखे हैं या फिर एक ही त्रिभुज दे रखा है, अगर एंगल बड़ा है तो सामने वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी। एंगल छोटा है तो सामने वाली साइड छोटी होगी। अगर दो एंगल आपस में बराबर हैं तो वो दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये चीज याद रखिएगा, क्या एंगल बड़ा है तो सामने वाली साइड बड़ी, एंगल छोटा है तो सामने वाली साइड छोटी, और अगर दो एंगल आपस में बराबर हैं तो वो दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, क्लियर। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो कि मैंने आपको बता रखी है। सपोज ये मेरे पास त्रिभुज दे रखा है एबीडी एबीसी, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहां से या क्या केस पे एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो क्या होगा, इसका जो अनुपात होगा वो इसके अनुपात के बराबर होगा। सेम चीज इसमें है, सेम चीज क्या, इफ ट्रायंगल एबीसी, इफ एडी इज एडी लिखा इन ट्रायंगल एबीसी, इफ एडी एंड एंगल बाइसेक्टर आर ए, ठीक है, ये देखा मेरे पास एंगल बाइसेक्टर। तो सेम चीज इसमें भी होगी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, नो चेंजेस। क्लियर 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 क्लियर। देखो भाई ध्यान देना, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए डी मेरे पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ए बी अपॉन में बी डी, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए सी अपॉन में क्या, डी सी, ठीक है, सेम थिंग इज दिस, ठीक है, क्लियर हुई बात। आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रॉइड। अब देखो सेंट्रॉइड की बात करेंगे। सेंट्रॉइड को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट, सबसे पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है। किसकी मैं बात करूंगा, मीडियन की बात करूंगा। मीडियन जिसे हम लोग बोलते हैं माध्यिका, क्या बोलते हैं, माध्यिका। व्हाट इज मीडियन, सबसे पहली चीज तो ये है, ठीक है ना, मीडियन। तो भाई यहां देना, अ लाइन विच डिवाइड्स अ लाइन, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं, अ लाइन विच डिवाइड्स अ लाइन इन टू इक्वल पार्ट्स इज सेड टू बी मीडियन, ठीक है ना। ऐसी रेखा क्या करे, जो सामने वाली भुजा को टू इक्वल पार्ट्स में, दो बराबर भुजाओं में डिवाइड कर दे, तो ऐसा जो लाइन होगा उसको हम बोलेंगे मीडियन। सपोज मैं अगर आपसे बात करूं, ये मेरे पास त्रिभुज है, ठीक है ना, ध्यान देना, ये मेरे पास त्रिभुज है ए बी सी, मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है ना, त्रिभुज है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स समझते हो, जहां पे दो लाइनें एक दूसरे को कट करेंगे उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। तो त्रिभुज की बात की जाएगी तो त्रिभुज में मेरे पास कितने वर्टेक्स हैं भाई, तीन बार कट कर रही है, तो मेरे पास कितने वर्टेक्स मिलेंगे, मेरे को तीन वर्टेक्स मिलेंगे। कितने वर्टेक्स मिलेंगे, तीन वर्टेक्स। एक वर्टेक्स मेरे पास ये है, एक वर्टेक्स मेरे पास ये है, और एक वर्टेक्स मेरे पास ये है, ठीक है ना। वर्टेक्स हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। तो याद रखना हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास त्रिभुज है, और माध्यिका क्या होती है, माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो सामने वाली भुजा को सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है। तो अब त्रिभुज की बात की गई, ठीक है ना, त्रिभुज में हम मीडियन की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज में मेरे पास तीन वर्टेक्स हैं। जब मेरे पास तीन वर्टेक्स हैं तो मैं कितनी लाइनें खींच सकता हूं, कितने मैं मीडियन खींच सकता हूं, तो बट ऑब्वियस सी बात है, मैं तीन मीडियन खींच सकता हूं। तो मैंने क्या किया, एक मीडियन यहां से ड्रॉ करी, ठीक है ना, एक मीडियन मैंने यहां से ड्रॉ करी, और एक मीडियन मैंने यहां से ड्रॉ करी, ठीक है ना, एक पॉइंट पे कट किया। देखो ध्यान देना, अब मैंने इसको बोला था एडी, इसको मैंने बोला बीई, और मैंने इसको बोला सीएफ। ये जो मीडियंस हैं एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, जहां पर ये एक दूसरे को कट करेंगी उसको हम बोलेंगे क्या, सेंट्रॉइड। क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। हिंदी में बोलते हैं हम केंद्रक, इसको हमने बोल दिया जी। क्या बोल दिया भाई, जी, जी फॉर जीनियस, ठीक है ना। तो ध्यान देना, द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस इज सेड टू बी सेंट्रॉइड। माध्यिकाओं का कटान बिंदु जो होता है उसको हम बोलते हैं मीडियन, यानी सेंट्रॉइड। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन क्या होती है, व्हाट इज मीडियन। मीडियन ऐसी रेखा होती है जो क्या करती है, किसी भी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बात करेंगे सेंट्रॉइड। त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज में होते हैं मेरे पास कितने वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, और शीर्षों का जो कटान बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक।
बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि सेंट्रॉइड होता क्या है, व्हाट इज द केंद्रक। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती कि नहीं आई? व्हाट इज द केंद्रक, व्हाट इज द माध्यिका, ठीक है, सॉरी, व्हाट इज द केंद्रक यानी व्हाट इज द सेंट्रॉइड। क्लियर है? द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस इज सेड टू बी सेंट्रॉइड। क्या माध्यिकाओं का कटान बिंदु मेरे पास क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड कहलाता है। The point in which all the three medians of the triangle intersect is known as the centroid of the triangle. Clear है? The median is a line that joins the midpoint of a side and the opposite vertex of the triangle, जो कि मैंने define कर ही दिया है तुम्हें। The centroid of the triangle divides the median in the ratio 2:1। देखो ये भी मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। मैंने क्या बनाया? मैंने ट्रायंगल बनाया भाई। क्या बनाया मैंने? ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना। सेंट्रॉइड बात समझ में? अब देखो इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना। ये मैंने एक मीडियन मारी है, ठीक है, एक मीडियन मैंने इधर से, ओहो, एक मीडियन मैंने यहां से डाली, उसके बाद मैंने एक मीडियन इधर खींची, ठीक है ना। ये रही। अरे यार थोड़ा सा सुधर जाओ भाई मेरी, अरे सब ये कट कर रही है यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान देना। ये मेरे पास ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बोला ये A है, ये B है, और ये मेरे पास क्या है? C है, ठीक है ना। AD मेरे पास मीडियन है, ठीक है ना, BE मेरे पास मीडियन है, और CF मेरे पास क्या है? मीडियन है। ये कट कहाँ पे कर रहे हैं? मैंने बोल दिया ऊपर कट कर रहे हैं। किस पे कट कर रहे हैं? ऊपर। तो भाई ध्यान देना, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द मीडियंस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस जो होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड यहाँ पे मेरे पास क्या है? O, जिसको हमने O से रिप्रेजेंट करा है। आप कोई भी नोटेशन देते हो, इट्स योर चॉइस। तो क्या करता है, जो मीडियन है, ध्यान देना, जो मेरे पास सेंट्रॉइड है वो क्या करता है? इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये 2 होगा तो ये मेरे पास कितना होगा भाई? 1 होगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हो गई? कितना होगा? 2 होगा तो ये 1 होगा। बात को समझना, ठीक है। अगर ये मेरे पास 2 है तो ये मेरे पास कितना है भाई? 1 है, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ ये मेरे पास कितना है, ये अगर मेरे पास 2 है तो ये मेरे पास कितना है? 1 है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? मैं बोलूंगा AO अपॉन में क्या आएगा भाई? OD, किसके बराबर? BO अपॉन क्या? OE, किसके बराबर? CO अपॉन OF, किसके बराबर है भाई? 2:1 के। याद रखिएगा क्या करता है भाई, मैंने तुम्हें एक चीज बताई। सबसे पहली चीज तो मीडियन की बात हुई। मीडियन एक ऐसी रेखा होती है जो क्या करती है? सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और जो मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और जो हमारे पास सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में क्या करती है? डिवाइड करती है। यहां तक बात क्लियर हुई? तो दिस इज जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो सेंट्रॉइड्स ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, बिल्कुल सही बात। याद रखिएगा जो मेरे पास केंद्रक होता है या सेंट्रॉइड होता है वो ऑलवेज क्या होता है? त्रिभुज के अंदर ही होगा, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, ठीक है ना। लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC। जी देखो ये अभी मैंने तुम्हें बताया, ठीक है ना, जो भी मैंने तुम्हें लिख के बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ द एरिया। देखो सबसे पहली चीज तो क्या है, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? जो मेरे पास, अगर मेरे पास हाइट कांस्टेंट है तो जो बेस रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास त्रिभुज है, क्या है मेरे पास? त्रिभुज है। ध्यान देना ये मेरे पास त्रिभुज है, ठीक है ना। क्या है मेरे पास? ये त्रिभुज है। और ये मेरे पास क्या है? इसकी मीडियन है, ठीक है। क्या है? इसकी मीडियन है। तो भाई ध्यान से सुनना, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, और ये मेरे पास क्या है बच्चे? C है। और AD जो है मेरे पास क्या है? मीडियन है। मीडियन क्या करती है? सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर ये मैंने बोला 1 है तो ये भी 1 है, तो बट ऑब्वियसली बात है इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ द एरिया, ठीक है ना। तो अभी हमने AD ली थी, अगर आप ऐसे इधर से खींचोगे इधर से खींचोगे तो वो भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। नो वरीज। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो ये चीज अपने जहन में बैठा लेना, क्या जो मेरे पास मीडियन होती है, क्या होती है? मीडियन वो क्या करती है? त्रिभुज को 2 बराबर भागों के क्षेत्रफल में विभाजित करती है। इतनी बात आपको जहन में बैठा लेनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एक चीज तो ये, उसके बाद जो मेरे पास सेंट्रॉइड होता है वो सेंट्रॉइड क्या करता है? त्रिभुज को
3 बराबर भाग के क्षेत्रफल में डिवाइड करता है। 3 तो करता ही करता है, 6 बराबर भाग के क्षेत्रफल में डिवाइड करता है। याद रखना क्या लिखा हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रॉइड ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, दैट इज द सेंट्रॉइड डिवाइड द ट्रायंगल इन 3 इक्वल पार्ट्स। क्या बोला मैंने कि जो मेरे पास केंद्रक है, जो मेरे पास सेंट्रॉइड है, वो त्रिभुज को 3 बराबर भाग के क्षेत्रफल में क्या करता है, विभाजित करता है। ये बात क्लियर हुई? और ये चीज पता होना चाहिए, ये जरूरी है, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन आएगा, हमको एक का एरिया पता है तो हमको तीनों का एरिया बताना होगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? तो सेंट्रॉइड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लिखा ऑल द 3 मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द एरिया। याद रखना ये क्या करता है, 6 इक्वल, मैंने अभी बोला था ना, जो सेंट्रॉइड होता है वो 2 पार्ट 3 पार्ट में तो डिवाइड करता ही करता है, साथ में वो 6 इक्वल पार्ट्स के एरिया में भी इसको डिवाइड करता है। क्लियर है? तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पता हो गई होगी, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेरे पास मीडियन होती है, मीडियन का सम करेंगे और 4 टाइम्स करेंगे, वो हमेशा क्या होगा, क्या होगा, बड़ा होगा भुजाओं के योग के 3 गुने से, ठीक है ना। और अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरे पास क्या है भाई, ये मीडियंस के स्क्वायर्स का सम, क्या बोल सकते हो आप, मीडियंस के स्क्वायर्स का सम क्या होता है, 3/4 टाइम्स होता है किसके, भुजाओं के स्क्वायर के सम के, ठीक है ना। इट इज क्वाइट इंप्रेसिव, ये अच्छी चीज है, ये पता होनी चाहिए। ये अगर आपको पता है तो कई सारी चीजें अपने आप निकल आती हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, मीडियंस के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा, 3/4 टाइम्स होगा किसके, भुजाओं के स्क्वायर के सम के, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, फोर द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। उसके बाद यही चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। क्लियर है? बात समझ में? दैट इज द 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स विद CF B और AD is equals to 3 times the area of ABC. That is the quite impressive thing and this is very important, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्या, आपको ये आपके पास ये ना स्टेटमेंट में आ जाएगी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और CDS में यही खूबसूरती है, यहाँ पे थ्योरी को स्टेटमेंट में डाल देते हैं, आपको पढ़नी होती है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, उसको पढ़ के उसका जवाब दे दोगे। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, तो चलो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियन, अगर आपके पास साइड दे रखी है तो आप क्या कर सकते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लगा के मीडियन को आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स, ठीक है ना भाई। ध्यान देना, सपोज आपको ये वाली मीडियन निकालनी है, त्रिभुज है, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम करके उसका ट्वाइस करना है, फिर माइनस कर देना है जो आपके पास थर्ड साइड है, फिर उसका हाफ क्या कर देना, उसका अंडर रूट निकाल के हाफ कर देना। तो ये चीज़ आपको रटना ही पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट मीडियन निकालनी है तो यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इफ मीडियन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, जब कभी भी क्या हो, मीडियन इंटरसेक्ट करेगी 90 डिग्री पे, तो याद रखना इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम क्या होगा, 5 टाइम्स होगा ये जो थर्ड साइड है उसके स्क्वायर के, ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे पास क्वेश्चन काफी बार बनते हैं। क्या 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जब हमारी पास क्या है, BE और CF मेरे पास मीडियन है, तो याद रखिएगा ये वाली साइड और ये वाली साइड के स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, 5 टाइम्स ऑफ जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसके स्क्वायर के बराबर, ठीक है। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है रिलेशन ऑफ द मीडियंस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। कभी भी मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और उसमें मेरे पास मीडियंस दे रखी हैं, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे क्या होता है, मीडियंस के सम का स्क्वायर, देखो BM और AL, इनके सम के स्क्वायर का 4 टाइम्स किसके बराबर होगा, इसके जो हमारे पास इसकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के 5 टाइम्स के बराबर। ये चीज अपने जहन में बैठा लो भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये रिजल्ट पता होगा तो देखो मैं तुम्हें एक हिसाब से रिजल्ट ही दे रहा हूं, हमें इन्हें डेराइव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहां से है, हमको ये अगर रिजल्ट पता होंगे तो हम चीजों को जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ मीडियंस के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सरकम सेंटर, देखो भाई अब सरकम सेंटर की बात करेंगे। व्हाट इज सरकम सेंटर? तो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे बात करेंगे, लिखा द सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द पर्टिकुलर ट्रायंगल इंटरसेक्ट। देखो यहाँ पे मैं तुमसे अगर कहूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सरकम सेंटर की। सरकम सेंटर क्या होता है भाई, आपने मेरे पास कोई ट्रायंगल है, जब हम छोटे थे क्या करते थे, जब मैं छोटा बच्चा था, ठीक है ना, क्या करता था,
बड़ी शरारत करता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। देखो भाई मेरे पास क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। हमको क्या करना होता था, हमको परिवृत्त बनाना होता था। हम छोटे थे तो हमको क्या करना था, सर्कम सर्कल बनाना होता था। तो हम क्या करते थे ध्यान देना, हम क्या करते थे, यहां से क्या करते थे, एक आर्क लेते थे जो कि आधे से ज्यादा पूरे से कम, एक चाप इधर लगाई, ठीक है ना, एक चाप इधर लगाई, इधर एक से चाप इधर लगाई, एक लगाई, और इसको ऐसे हमने ऐसे ऐसे मिला दिया, ठीक है ना। इसी तरह हमने क्या किया, इधर भी करा, इसका भी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड करा, इधर भी हमने यही करा, और हमने करा, और यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, इससे हमने यहाँ तक की एक क्या ली, यहाँ से एक लेके एक सर्कल बना दिया, और ये मेरे पास क्या बन गया था, सर्कम सर्कल। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो डोंट जज मी। हाँ, जब मैं हाई स्कूल में था मेरी ड्राइंग में बहुत कम मार्क्स आए थे, ठीक है। क्लियर हुई बात, इतनी बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड का जो मीटिंग पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भैया, सर्कम सेंटर बोलते हैं। क्या, द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ द पर्टिकुलर ट्रायंगल इंटरसेक्ट, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे है। और याद रखना, यहाँ पे जो मेरे पास क्या है, ये जो मीटिंग पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। और याद रखिएगा ये जो थीटा होता है इसका ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है, जो कि अभी मैंने बता दी तुम्हें, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने बताई हैं अभी, आप भी ध्यान देना। वहां पे अभी हमने देखा था तो एंगल क्यू सी आर क्या हो रहा था, ट्वाइस ऑफ क्यू पी आर के बराबर है। सर्कम रेडियस जो होती है, कोई भी ट्रायंगल हो उसकी सर्कम रेडियस मेरे पास क्या होती है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा यहां पर मेरे पास क्या है, डेल्टा यहां पर स्टैंड्स फॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। वेयर ए बी सी आर द साइड ऑफ द ट्रायंगल, डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। और अगर आपको क्या करना है, आपके पास कोई एंगल दिया है तो आप वो भी निकाल सकते हैं कि भाई सर्कम रेडियस क्या होगी, आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2 साइन ए। इसी तरह हम यहाँ पे मेरे पास साइन रूल भी दे रखा है, साइन रूल किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ द सर्कम रेडियस, ठीक है। ये चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका अपन यूज करते हैं, ठीक है ना। बाकी चीज का भी यूज कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन बाकी जो चीजें हम इसका यूज करने ही वाले हैं, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ सर्कम सेंटर, देखो जब हमने पढ़ा सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड में हमने लोकेशन देखी, तो सेंट्रॉइड जितने भी ट्रायंगल होते हैं, याद रखिएगा जितने भी मेरे पास ट्रायंगल, जितने भी तरह के ट्रायंगल होते हैं, उन सब में जो इंसेंटर होता है वो इनसाइड द ट्रायंगल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ सर्कम सर्कल की, तो इट डजंट मैटर, ये कहीं पे भी हो सकता है, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। तो द सर्कम सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज इनसाइड द ट्रायंगल। मेरे पास कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो मेरे पास सर्कम सेंटर होगा वो इनसाइड द ट्रायंगल होगा। किसके अंदर होगा, इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। द सर्कम सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज आउटसाइड द ट्रायंगल। अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो सर्कम सेंटर होगा वो आउटसाइड द क्या होगा, ट्रायंगल होगा। लेकिन द सर्कम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑन द हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज। याद रखना जो सर्कम सेंटर होगा किसके लिए, किसका 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 किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, वो किस पे होगा, ऑन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इफ इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, वो मिड हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। सो आर इज इक्वल टू, जो मेरे पास यहाँ पे सर्कम रेडियस है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज लेंथ का हाफ कर देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई, ये चीज पता होनी चाहिए, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है, वो मिड पॉइंट होता है, किसका, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। यहां तक बात क्लियर है। तो कहने का ये भी मतलब हो गया, अगर मेरे पास क्या है, सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल बना है किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो उसका जो मेरे पास कर्ण या फिर हाइपोटेन्यूज होगा वो उसका डायमीटर होगा। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं इन सेंटर की, यानी अंतः केंद्र की। इन सेंटर को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो मैंने एंगल बाइसेक्टर के बारे में भी आपको बता रखा है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अ लाइन विच डिवाइड्स एन एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स इज सेड टू बी एंगल बाइसेक्टर। मतलब ऐसी रेखा जो क्या करे, किसी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करे, तो ऐसी जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं भाई, एंगल बाइसेक्टर। तो अब अगर मैं यहां पे बात करूं, जैसे मैंने आपसे सेंट्रॉइड की बात की थी, तो सेंट्रॉइड में मैंने बोला था ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है, बिल्कुल सही बात है। तो जिस तरह किसी भी ट्रायंगल में हम 3 क्या खींच सकते हैं, 3 मीडियन खींच सकते हैं, उसी तरह अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है तो इस ट्रायंगल में मेरे पास 3 वर्टेक्स हैं, तो हम 3 क्या खींच सकते हैं, 3 एंगल बाइसेक्टर खींच सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल दिया रखा है और उसमें क्या लिखा हुआ, हमने क्या किया, उसके एंगल बाइसेक्टर किए, और एंगल बाइसेक्टर को हमने क्या किया, एक जगह मिला दिया, तो जहां पे वो एक दूसरे को कट करेंगे,
ठीक है ना, जहां पे वो एक दूसरे को कट करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। भाई हम छोटे थे तो हम ट्रायंगल कैसे बनाते थे, सपोज मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, वेट फॉर अ मिनट, मैं ले लेता हूं भाई, ठीक है भाई, ध्यान देना, मेरे पास क्या दे रखा है भाई, एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, मैंने इधर से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, इधर से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, और इधर से एक एंगल बाइसेक्टर करा, तो ऐसे करके ये मेरे को इधर मिला कहीं पे, ऐसे मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये इधर कहीं मिला मुझे, और इधर से मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा और मुझे ये यहां पर मिला। जहां पर ये कट किया इसी को हमने क्या कह दिया, इसी को हमने बोल दिया क्या, इन सेंटर। क्या बोल दिया, इन सेंटर। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज सेड टू बी इन सेंटर, ठीक है ना, द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है ना, क्या अंतः कोण समद्विभाजकों का जो कटान बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं क्या, अंतः केंद्र यानी इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। यहां से यहां तक कि हम रेडियस लेके क्या करते हैं, एक सर्कल भी खींच देते हैं, ठीक है ना। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो ये मेरे पास इन सर्कल होगा। क्या कहलाएगा ये, इन सर्कल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या बोला गया भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज इन सेंटर, इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना, क्लियर। ये मेरे पास देखो आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पास ट्रायंगल है, इसके अंदर ये मेरे पास एक सर्कल दे रखा है, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आई। द रेडियस ऑफ इन सेंटर इज नोन एज इन रेडियस। भाई ध्यान देना, इन सेंटर है, इन सर्कल है, तो इन सर्कल की जो रेडियस होगी हम इसे क्या बोलेंगे, इन रेडियस बोलेंगे। और इन रेडियस यानी इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और स्मॉल आर बराबर होता है मेरे पास डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मतलब यहां पे क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एंड एस जो है वो मेरे पास क्या है, सेमी पेरीमीटर है। क्या है, एस मेरे पास यहां पर क्या है, सेमी पेरीमीटर है। तो ध्यान देना, मैं अगर आपसे बात करूं तो अभी हमने सेंट्रॉइड पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, क्या पढ़ा, सरकम सेंटर पढ़ा, अब हमने पढ़ा है इन सेंटर, ठीक है ना। तो तीनों तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तीनों अलग अलग पॉइंट हैं, तीनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इन सेंट देखो, जब हमने बात की थी किसकी, जब हमने बात की थी सेंट्रॉइड की, तो सेंट्रॉइड में क्या था, मीडियन का मीटिंग पॉइंट, मीडियंस का जो मीटिंग पॉइंट था उसे हमने सेंट्रॉइड बोला था। सरकम सेंटर की बात की थी तो मैंने क्या किया था भाई, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट था वो था मेरे पास सरकम सेंटर। और अभी में अब हम बात कर रहे हैं इन सेंटर की, तो यहां पर मेरे पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स का जो मीटिंग पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब देखो यहां पर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इन सेंटर है, सपोज ये मेरे पास इन सेंटर है, अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो सिंपल सी चीज है, ये वाला जो एंगल होगा, एंगल BIC क्या होगा भाई, ये क्या होगा मेरे पास 90 प्लस A/2, ये चीज हमने अभी डिस्कस की हुई है, ठीक है ना। याद रखना, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई ध्यान देना, कौन बाहर होता है कौन अंदर होता है, लेकिन इन सेंटर के केस में और किसके केस में, और मीडियन यानी सेंट्रॉइड के केस में, याद रखना इन सेंटर और जो मेरे पास सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा क्या है, वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही पाए जाएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो इन रेडियस होती है वो क्या होती है मेरे पास, क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस का डबल डिवाइड कर दोगे भाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास इन रेडियस आ जाएगी, ठीक है ना। अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और मुझे उसकी इन रेडियस निकालनी है और आपके पास उसकी साइड्स गिवन है, तो कुछ नहीं करना है, बेस और परपेंडिकुलर को ऐड करो, हाइपोटेन्यूज से सबट्रैक्ट करो, हाइपोटेन्यूज उसमें से सबट्रैक्ट कर दो, और 2 से क्या कर दो, विभाजित कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इन रेडियस आ जाएगी। और सरकम रेडियस के केस में क्या था, हाइपोटेन्यूज का हाफ कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगी। यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अभी मेरे पास क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं यहां पे ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, ये मेरे पास ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास है ए, अरे यार ध्यान देना, ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी, और ये मेरे पास है सी। ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है, AD है, ठीक है ना। और ए के सामने मैंने इस वाली साइड को ए बोल दिया है, ठीक है। और इधर से मैंने बोल दिया ई है ये मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है बच्चे, ये एफ है, और ये मेरे पास क्या है आई, ठीक है ना। ध्यान देना, इसे ए बोला है मैंने, बी है, इस साइड को मैंने बी बोल दिया, और इसको मैंने बोल दिया सी।
तो ध्यान देना इस केस में अगर मैं बात करूं तो ए आई अपॉन आई डी क्या होगा, ए आई अपॉन आई डी क्या होगा। तो भाई ध्यान देना सिंपल ही चीज है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है तो अपोजिट साइड का सम डिवाइडेड बाय सामने वाली साइड, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई ध्यान देना बी प्लस सी बाई ए। बात समझ में। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं मेरे को बताना है बी आई, क्या बी आई अपॉन आई ई, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बी आई अपॉन आई ई निकालना है, ठीक है ना। तो भाई यहां पे मेरे पास क्या ए और सी है, तो ए प्लस सी अपॉन में क्या आ जाएगा बी, ठीक है ना। इसी तरह मेरे को क्या निकालना है सी आई, क्या सी आई अपॉन पी आई, ठीक है। तो भाई मेरे पास सी आई अपॉन पी आई निकालना है, तो मेरे पास क्या आएगा बी प्लस ए अपॉन में सी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहां तक बात क्लियर है। एक और चीज है, इतनी बात क्लियर हो गई, मतलब अगर आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास साइड दे रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जान सकते हो जो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं क्या, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर्स का रेशियो हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद एक और टर्म है मेरे पास, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर और इन सेंटर। याद रखना एक चीज ये आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। तो भाई ध्यान देना वो मेरे पास क्या होती है, अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस 2RR, ठीक है ना, जहां पे कैपिटल आर हमारे पास क्या है सरकम रेडियस है, और स्मॉल आर हमारे पास क्या है इन रेडियस है। यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप यहां तक भी बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्स सेंटर क्या होता है, भाई ध्यान देना सिंपल सी चीज है, मैंने तुम्हें बताया सपोज मेरे पास ये ट्रायंगल है, हमने क्या किया, इसको इधर बढ़ाया, इसको हमने यहां पे बढ़ाया, इस वाले एंगल का हमने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर किया, ठीक है, और इसको यहां पे मिला दिया। तो ये जो सेंटर निकल के आया इसको हमने बोल दिया एक्स सेंटर। क्या बोल दिया, एक्स सेंटर। वो फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट वो इसी तरह का, मतलब पूरी चाप वाप बना के बनाया गया वो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ था, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल एंड बाइसेक्टर ऑफ अदर टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। मतलब आप इसका भी लोगे तो मिलेगा तो यहीं पे, याद रखना मिलेगा यहीं पे, ठीक है ना। तो दो एक्सटीरियर एंगल का और एक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर करते हैं, और वो जो पॉइंट जिस पॉइंट में मिलता है उसको हम बोलते हैं क्या, एक्स सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। याद रखना कभी भी क्वेश्चन एक्स सेंटर के नाम से नहीं आता, वो ऐसे बोलता है कि मेरे पास कोई ट्रायंगल दिया है, उसकी दो साइड्स को बढ़ाया हमने, फिर जो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है उसका हमने क्या किया, बाइसेक्टर किया, फिर वो एक पॉइंट पे मिला, ठीक है ना। तो एक एंगल आपको ऊपर दे दिया होगा तो नीचे वाला आपसे पूछ लेगा, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इट इज एक्स सेंटर, ठीक है ना। एक्स सेंटर की मेरे पास जो पहली प्रॉपर्टी है क्या, अगर एंगल ईबीसी निकालने तो 90 माइनस a/2, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है। उसके बाद मेरे पास एक्स रेडियस है भाई, आर ए मेरे पास डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, आर बी मेरे पास क्या होगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, जहां पे डेल्टा मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और एस जो है वो मेरे पास क्या है, सेमी पेरीमीटर। ये मेरे पास है आर सी डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें रखी, यह आर ए दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कुछ निकलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है और आपको क्या करना है, रेडियस निकालनी है, ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या होगा, अंडर रूट में आर ए आर बी सी, ठीक है ना। इसी तरह मेरे पास सम दे रखा है, ठीक है। तो दीज आर द समथिंग पॉइंट्स जो कि आपके पास है, बट दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना, इतना ज्यादा नहीं आता है। जो चीजें हमने आपको बताई उस पर ज्यादा आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं। अभी तक हमने बात की है किसकी किसकी, हमने सबसे पहले बात की है सेंट्रोइड की, उसके बाद हमने बात की है सर्कम सेंटर की, फिर हमने इन सेंटर की बात की, फिर हमने एक्स सेंटर की बात करी। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या देखा है, ऑर्थो सेंटर, द पॉइंट वेयर द ऑल द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट इज ऑर्थो सेंटर। याद रखना ऑर्थो सेंटर क्या है, मेरे पास कोई ट्रायंगल दिया है, उसमें मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर। देखो सिंपल ही चीज है, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, तो सिंपल ही चीज है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स या फिर मीटिंग पॉइंट्स ऑफ द ऑल द परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इज सेड टू बी ऑर्थो सेंटर। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या, द पॉइंट वेयर द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट इज ऑर्थो सेंटर। द ऑर्थो सेंटर इज नॉट ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल इफ द ट्रायंगल विल बी आउटसाइड, ठीक है ना। तो हो सकता है, भाई ध्यान देना, याद रखना ऑर्थो सेंटर हो गया और सर्कम सेंटर हो गया, ये दोनों ऐसे सेंटर हैं और एक्स सेंटर है, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर हो, ये ट्रायंगल के बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक्स सेंटर की तो हम बात ही नहीं करते। व्हेन वी टॉक अबाउट सर्कम सेंटर एंड व्हेन वी आर टॉक अबाउट ऑर्थो सेंटर, इट ऑलवेज नॉट इन द इनसाइड द ट्रायंगल। ये जरूरी नहीं है कि हर बार क्या हो कि ट्रायंगल के इनसाइड हो, ये ट्रायंगल के क्या हो सकते हैं, बाहर भी लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, तो याद रखना ये मेरे पास दे रखा है, ये मेरे पास ऑर्थो सेंटर है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस ए, ठीक है ना। ये वाला एंगल कौन कितना होगा, भाई ध्यान देना, ये वाला एंगल 180 माइनस बी, ठीक है ना, जो कि हमारे पास गिवन है,
ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स, ठीक है ना, इज सेड टू बी ऑर्थोसेंटर, ठीक है ना। ऑर्थोसेंटर की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ ऑर्थोसेंटर जो कि अभी हम बात कर रहे थे, जब एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो एक्यूट एंगल में क्या होगा, इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है ना, इनसाइड द ट्रायंगल। जब हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे तो आउटसाइड द ट्रायंगल, ठीक है ना, ठीक है ना, एट राइट एंगल ट्रायंगल एट द वर्टेक्स, ठीक है ना, जहां पे 90 बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड एंड मेरे पास क्या है, सर्कम सेंटर है। इफ एनी ट्रायंगल इन एनी ट्रायंगल ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे होते हैं, ठीक है ना। एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन इन 2:1। जो सेंट्रॉइड है वो क्या करेगी, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो ये चीज भी है, ये एक स्टेटमेंट की तौर पे भी पूछा जाता है कि आपके पास ये पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट दे देगा कि इन अ ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर एंड सेंट्रॉइड डिवाइड द लाइन इन 2:1। ये एक स्टेटमेंट आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, मतलब कौन सा फॉल्स है ये। तो हमारे यहाँ तो मतलब सीडीएस में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको थ्योरी दे दी होगी, उसके बाद असर्शन दे दिया होगा, फिर उसका रीजन पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मेरे पास साइन रूल है, तो साइन रूल हम कैसे लगाएंगे भाई, ध्यान देना। सपोज ये मेरे पास ए है तो इसके सामने एंगल ए है, तो साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, ठीक है ना। जहां पे यूज होगा वहां पे हम यूज करेंगे। ऐसे मेरे पास कोसाइन रूल होता है, क्या, कॉस ए बराबर होता है, देखो ए जो है, जो एंगल होता है उसको लास्ट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी तरह हमारे पास ये चीजें लिखी हुई हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। क्लियर हुई बात, आई होप अभी पता चल गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेन थिंग है इसका एप्लीकेशन हम क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। एक्सप्रेशन ऑफ एरिया, मैंने आपको बताया है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म लिखे हैं, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी जो कि मैं बता चुका हूं, सेमी पेरीमीटर हाफ होता है, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। जनरली एरिया मेरे पास देखो मैंने आपको बताया, सपोज बीच का एंगल दिया हुआ है तो अपोजिट साइड का प्रोडक्ट और बीच वाले एंगल का साइन का हाफ, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखे हुए हैं, ठीक है ना। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में दे रखा है, देखो मैंने आपको बताया ही हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, ये दे रखा है। एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हाइट दे रखी है मेरे पास √3/2a। और मेरे पास देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है क्या, सर्कम रेडियस, और ये मेरे पास क्या है, इन रेडियस, ठीक है ना। क्लियर है। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल और एरिया ऑफ इन सर्कल का रेशियो कितना होता है मेरे पास, 4:1 होता है, ये चीज याद रखिएगा। इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो ये भी एक स्टेटमेंट के तौर पे आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा कि द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल एंड एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:1, इज इट ट्रू और नॉट, ठीक है ना। इस तरह से असर्शन 2-3 आपके पास दे देंगे, उसमें से एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऑल एंगल बाइसेक्टर, ऑल मीडियंस, ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ऑल एल्टीट्यूड आर सेम। जब कभी भी हम बात करते हैं किसकी, जब कभी भी हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितने भी एंगल बाइसेक्टर हैं, जितने भी मीडियंस हैं, जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, जितने भी एल्टीट्यूड्स हैं, वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिस इज द फैक्ट, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, ऑल एंगल बाइसेक्टर, ऑल मीडियंस एंड ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड ऑल एल्टीट्यूड्स आर सेम इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। ऑल 4 टाइप्स ऑफ सेंटर्स आर ऑन द सेम पॉइंट। ध्यान देना, जब कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो चाहे सेंट्रॉइड हो, चाहे मेरे पास सर्कम सेंटर हो, चाहे मेरे पास इन सेंटर हो, चाहे मेरे पास एक्स सेंटर हो, चाहे मेरे पास ऑर्थो सेंटर हो, जितने भी सेंटर हैं सब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं जब कभी भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द साइड्स फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द इक्विलेटरल ट्रायंगल P1 P2 P3 देन दे आर गिवन। देखो अगर मेरे को क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर लेंथ दे रखी है फ्रॉम, लिखा हुआ इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन साइड फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी पॉइंट से अगर क्या कराया गया है, अपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर डाले गए हैं, तो वो परपेंडिकुलर क्या होंगे भाई, ध्यान देना तो वहां पे जो साइड होगा और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन होगा वो क्या होगा, a = 2/√3 = P1 + P2 + P3, या फिर वो जो परपेंडिकुलर होगा, जितने भी तीनों हमने परपेंडिकुलर डाले हैं एनी पॉइंट से, उनका सम क्या होगा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होगी उसके इक्विवेलेंट होगा।
क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के इक्विवेलेंट होगा। भाई देखो यहां से अगर करोगे तो √3/2a आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, P1 + P2 + P3 के बराबर है। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो वही चीज है, अभी हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, जो कि है। और मैंने आपको बताया है कभी भी हम बात करेंगे इन सेंटर की, तो इन सेंटर यानी इन सेंटर के लिए मतलब इन सर्कल की बात होगी, तो इन सर्कल की बात होगी, तो इन रेडियस की बात होगी। तो इन रेडियस आपको पता है परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय 2। सर्कम रेडियस क्या होगी भाई, हाइपोटेनस का हाफ। ठीक है ना, और ये रिलेशन दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं जो आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है ना, 2xy x² - y² यहाँ पे रख सकते हैं। ये मेरे पास 60 और 90 डिग्री और 30 के बीच का रिलेशन दे रखा है। अगर मेरे पास 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली साइड का रेशियो 2 होगा, 60 के सामने वाले के √3 होगा, और 30 के सामने वाले के लिए हमारे पास 1 होगा। इसी तरह मेरे पास 90 45 45 का रिलेशन दे रखा है, कितना, 1 1 √2। ठीक है, ध्यान देना। इसी तरह मेरे पास ये है 60 30 वाला भी हमने करा, ये भी करा, ये 75 वाला है, 75 और 15 और 90। तो ये मेरे पास रेशियोज दे रखे हैं, इनका हम यूज करते हैं आगे चल के। सेम थिंग ये है, 75 और 15 को हम 3 तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपके सामने लिखिए इन सारे ट्रिपलेट्स को आप, दीज आर द प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स। ये मेरे पास क्या है, प्रिमिटिव। ठीक है ना, प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव। अगर मैं बोलूं 3 4 5 है तो इसके ये प्रिमिटिव है, इससे मैं बाकी बनेंगी कैसे, 3 डबल करोगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10, जो कि इन्होंने बना रखी है। ठीक है ना, ये इसका प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव है, तो ये क्या है, डेरिवेटिव है। 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65 20 21 और 29। ठीक है ना, दीज आर द ट्रिपलेट्स। ठीक है ना, और दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायंगल्स, ये थ्योरी थी हमारी। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चंस की हम बात करेंगे यहां पर। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, इस क्वेश्चन को हमें करना है। लिखा है ना, ट्रायंगल ABC and DEF, it is given that AB is equals to 5 cm, BC is equals to 4 cm and CA is equals to 4 cm। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है उसमें DE की वैल्यू दे रखी है 10, EF दे रखा है 8 और FD दे रखा है 8.4। If AL is the perpendicular to the BC and DM is perpendicular to EF, then what is the ratio of AL to DM? तो सबसे पहली चीज तो हमें यह जांचनी होगी, क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है? तो भाई सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है भाई, आपका जो साइड्स का रेशियो होगा वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखो भाई ध्यान देना, और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, जो साइड्स का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का रेशियो होता है, वही परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, वही मेरे पास किसका रेशियो होता है, वही एंगल बाय सेक्टर का रेशियो होता है। ठीक है, तो भाई ध्यान देना, ये मेरे पास ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, ध्यान देना, ये ABC है और ये मेरे पास क्या है, DEF। तो सबसे पहली चीज तो अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या है, ए बी। देखो इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो ये मेरे पास 5 है, ठीक है ना, BC मेरे पास 4 है और AC मेरे पास कितना है, 4.2। इसी तरह अगर मैं बात करूंगा, DE मेरे पास दे रखा है कितना, 10। DE मेरे पास है 10। उसके बाद मेरे पास EF कितना दे रखा है, 8। EF कितना दे रखा है मेरे पास, 8। उसके बाद FD दे रखा है मेरे पास 8.4। तो देखो भाई सबसे पहली चीज तो सब डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो भाई ध्यान देना, AL यहां पे खींची गई है, AL, और यहां पर मेरे पास क्या खींची गई है, DM। तो सबसे पहली चीज तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो AB रेशियो, AB अपॉन DE की अगर मैं बात करूं, इज इक्वल टू मैं बात करूं BC अपॉन EF की, इज इक्वल टू मैं बात करूं किसकी, AC अपॉन कितना, DF। अगर मैं बात करूं तो 5/10 1/2 बन रहा है, 4/8 1/2 बन रहा है, 4.2 8.4 कितना बन रहा है, 1/2। मतलब साइड्स का रेशियो कितना है, 1/2। तो याद रखना मैंने तुम्हें क्या बताया है, कभी भी दो ट्रायंगल, अब देखो यहां पे साइड्स के रेशियो आपस में बराबर है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC जो है वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात तो आपस में बराबर होता है, साथ में जो हमारे पास जो रेशियो मेरे पास भुजाओं का होता है
वही रेशियो मेरे पास किसका होता है, वही पेरीमीटर का होता है, वही मेरे पास किसका होता है, एल्टीट्यूड का होता है, वही मेरे पास परपेंडिकुलर का होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी चीज है, एल और डीएम का जो रेशियो आएगा वो भी क्या रेशियो निकल के आएगा, 1/2। कितना निकल के आएगा, 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर हो चुका है करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है, यहां पे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे दे रखा है, लिखा हुआ है असर्शन है और रीजन है। असर्शन क्या दे रखा है, देखो लिखा हुआ एबीसी इज अ ट्रायंगल एंड एडी इज इट्स एंगुलर बाइसेक्टर, बिल्कुल सही बात है। इफ एबी इज इक्वल टू 6, बीसी इज इक्वल टू 7, एसी इज इक्वल टू 8 एंड बीडी इज इक्वल टू 3 एंड 4। देखो भाई ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो यहां पर बात दे रखा है, ठीक है, ये असर्शन है, ये रीजन है क्या, द एंगुलर बाइसेक्टर एडी ऑफ अ ट्रायंगल कट्स द बेस बीसी इनटू एबी एंड एसी, बिल्कुल सही बात है। ध्यान देना, मैंने तुम्हें क्या बताया, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, या फिर मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था क्या, कि एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की खासियत क्या होती है, वो सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट, सॉरी वो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और एक और चीज मैंने बताई थी, एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम, ये था कुछ इस तरह से कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहां से मैंने इस पे क्या किया, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है, ये मैंने डी बोला। तो यहां पर ये क्या होता है, हम यहां पे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते हैं। तो क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर होता है, बी डी अपॉन डी सी के, यही होता है। तो लिखा हुआ है ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए डी इज अ एंगुलर बाइसेक्टर, ए बी बराबर दे रखा है 6, ए बी बराबर मेरे पास है 6, ठीक है ना, बी सी बराबर है मेरे पास 7, ठीक है ना, बी सी बराबर है 7, ए सी बराबर है मेरे पास 8, ठीक है ना, बी डी बराबर है मेरे पास 3 और ये मेरे पास है 4। बिल्कुल सही बात है भाई, देखो सेम रेशियो बनना है, देखो 6/8 बराबर बनना है 3/4 के, ठीक है ना, तो ये 3/4 ही बनना है। मतलब पहला वाला तो एकदम करेक्ट है, बिल्कुल पहला वाला हमारे पास असर्शन करेक्ट है, बिल्कुल। और इसका रीजन क्या है, द एंगुलर बाइसेक्टर एडी ऑफ अ ट्रायंगल कट्स द बेस इन दिस, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, ध्यान देना, सिंपल सी चीज है, ए बी रेशियो ए सी के रेशियो में तो डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब क्या है, बोथ ए आर इंडिविजुअली ट्रू, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, बोथ ए एंड बी इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बिकॉज आर जो है असर्शन का क्या कर रहा है, पूरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है यहां पर, ठीक है। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर हो चुका है करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है एबीसी इज अ ट्रायंगल ऑफ साइड ए 90 डिग्री। देखो ध्यान देना, ये मेरे पास ट्रायंगल है, ओहो ध्यान देना, ठीक है ना, देखा ए बी सॉरी बी ए सी एक ट्रायंगल ही है, मेरे पास 90 डिग्री है, ध्यान देना, ठीक है ना। फ्रॉम ए अ परपेंडिकुलर एडी इज ड्रॉन, ठीक है ना, बी ए सी, ठीक है ना, एडी एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया मैंने, ठीक है ना, ठीक है। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, ठीक है ना। देखो भाई सबसे पहली चीज तो अगर मैं यहां पे बात करूं, कभी भी मेरे पास क्या दे रखा हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो, उसमें भी हम क्या दे रखा हो, यहां पे परपेंडिकुलर से हमने यहां पे परपेंडिकुलर खींच दिया है। तो याद हमेशा रखेंगे, यहां पे जितने भी ट्रायंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। एबीसी जो होगा सिमिलर होगा किसके, डीबीए के भी और डीएसी के भी, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। आरएचएस ये जो है सिमिलैरिटी की एक प्रॉपर्टी है, जहां पर क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और इसके हमने जहां पे 90 इधर से मैंने इस पे 90 डिग्री खींचा, तो यहां पे ये जो साइड्स होंगी ये आपस में क्या होंगी, इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और क्यों होगा बराबर, बिकॉज ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर होने की कंडीशन क्या, देखो मैं तुम्हें बता देता हूं। सपोज मैंने ट्रायंगल एबीसी ले लिया, ठीक है ना, अब एबीसी ले लिया और मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। तो भाई ध्यान देना, अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल, दो एंगल आपस में बराबर होने चाहिए ना। तो भाई सबसे पहली चीज तो मैं इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं, तो 90 यहां पे डी है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहां पे ए की जगह डी आ जाएगा। उसके बाद बी दोनों में कॉमन है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, बचा कौन सा मेरे पास, ठीक है, क्या बचा मेरे पास, ए। तो ये इसके सिमिलर हो गया, सेम चीज हैपनिंग विद दैट। तो कहने का मतलब क्या है, हमेशा कितना होगा, सिमिलर होगा, याद रखना। BAC is a triangle with angle A is equals to 90 degree. From A is a perpendicular AD is drawn on the BC. Which of the following statement correct? याद रखना, कभी मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो और यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला हो, तो इसमें जितने एंगल होते हैं, जितने भी ट्रायंगल होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, यानी समरूप होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये मेरे पास दे रखा है, इन द अबव फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो
भाई सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, मैं बात करता हूं किसी भी ट्रायंगल में कितने जो हमारे पास सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो 60 और 30 मेरे पास हो गया 90, बचा कितना, तो ये मेरे पास हो जाएगा 90 डिग्री। अब मेरे पास, मैंने अभी आपको एक स्पेशल ट्रायंगल दिखाए थे, ठीक है ना। तो कभी भी अगर मेरे पास क्या दे रखा है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ध्यान देना, ये मेरे पास 90 डिग्री है, ये मेरे पास 30 डिग्री है, और ये मेरे पास 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के सामने वाला होता है √3, 30 के सामने वाला होता है 1, और इसके सामने वाला होता है 2। तो भाई ध्यान देना, यहां पर सिंपल दीजिए, 60 के सामने कितना दे रखा है, देखो 60 के सामने वाली वैल्यू होती है √3, तो a की वैल्यू किसके बराबर है, √3 के। तो भाई ध्यान देना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू यहां पे आ जाएगी मेरे पास क्या, a/√3, ठीक है ना, a/√3। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, x की वैल्यू मतलब 30 डिग्री की, मतलब आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की। और 1 यहाँ पे किसके बराबर है, x के, तो x बराबर कितना आ गया, a/√3, कितना आ गया, a/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। कितना आ गया हमारे पास, a/√3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। असर्शन है, रीजन है, देख लेते हैं। असर्शन यह है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बिल्कुल सही बात है, असर्शन सही है। लिखा टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव सेम एरिया, बिल्कुल सही बात है, बोथ आर द करेक्ट, ठीक है ना। ध्यान देना, कहने का क्या मतलब है, देखो दोनों ही इंडिविजुअल क्या है, करेक्ट है। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं। लिखा इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है। असर्शन यह है कि टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव सेम एरिया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहां पे, अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं, लिखा हुआ इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, एंड देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है। टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव सेम एरिया, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन द फिगर गिवन D is parallel to BC, बिल्कुल D is parallel to BC, बिल्कुल सही बात है। एंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इन ट्रेपेजियम दिस इज 4:5, मतलब अगर ये 4 है तो ये कितना है, 5 है, ठीक है ना। तो हमें D रेशियो क्या निकालना है, BC, ठीक है ना। तो भाई ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो दोनों ये ट्रायंगल कैसे हैं, भाई देखो सबसे पहली चीज तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ट्रेपेजियम दिया तो ये इसके पैरेलल होगा, जब ये इसके पैरेलल है तो भाई ये वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ADE जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ABC के। जब ऐसा हो जाएगा तो इनकी साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होगा, तो साइड्स का रेशियो बराबर होगा तो DE/BC इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, भाई ध्यान देना। और अगर मैंने तुम्हें एक चीज भी बताई है, क्या अगर आपके पास साइड्स का रेशियो है तो आप एरिया का रेशियो निकाल सकते हो, तो एरिया का रेशियो मेरे पास क्या हो जाएगा, भाई ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो पूरा ट्रायंगल की मैं बात करूं तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 9। और इस वाले ट्रायंगल का एरिया देखो, हम ऐसे बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, D/BC का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्या होगा, होल स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आई। तो भाई ABC का एरिया मेरे पास कितना है, 9, सॉरी, ये मेरे पास ADE है, ट्रायंगल ADE, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ABC। तो ADE मेरे पास कितना है, भाई ध्यान देना, हमसे DE और BC पूछा है, तो ADE जो मेरे पास है, ADE जो मेरे पास है वो कितना दे रखा है मेरे पास, 4, और ये मेरे पास है 9, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, DE/BC का होल स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, मेरे पास अंडर रूट लग जाएगा, यानी DE/BC जो निकल के आया वो कितना गया, 2/3, यानी 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो, लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ 2 sides and 1 inclined angle are given, ठीक है, 3 angles are given, 2 angles and the third the inclined side are given, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ट्रायंगल हम तीनों से फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ द दीज आर करेक्ट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हुई बात, ऑल आर द, तीनों करेक्ट हैं भाई, तीनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, देख लेते हैं क्या है।
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, स्टेटमेंट थोड़ा गलत है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बिल्कुल सही बात है। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है, ठीक है ना। तो भाई ध्यान देना, इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल to hypotenuse and a side of another right angle triangle respectively, then the two right angle triangles are congruent। बिल्कुल सही बात है। क्या लिखा हुआ है? If the hypotenuse and a side of one right angle triangle are equal to the hypotenuse and a side of another right angle triangle respectively, then the two right angle triangles are congruent। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट है, बोथ 1 and 3 आर करेक्ट हियर, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? एबीसी इज अ ट्रायंगल एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए मीट्स बीसी इन डी, इफ एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीडी इनटू डीसी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, कभी भी इस तरह की फॉर्मेट दिया तो ये बट ऑब्वियस सी बात है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं इसको बता भी दूंगा कैसे निकल के आया है। उसी तरह मेरे पास दे रखा है, मेरे पास 5 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो भाई ध्यान देना, हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, क्यों सपोज क्यों करेंगे भाई, ठीक है ना। और इसमें मेरे पास है ABC है, ठीक है ना, क्या है मेरे पास ABC, ठीक है ना, ये A है, ध्यान देना ये A है, ये B है और ये मेरे पास क्या C है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है AD, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, भाई ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे होगा D और इसमें C कॉमन है, सॉरी D, अरे यार D है। उसके बाद अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो मेरे पास आएगा A और फिर मेरे पास आएगा C, इज सिमिलर टू द ट्रायंगल D, ठीक है ना, D उसके बाद B और इसमें क्या आएगा A, ठीक है ना, ये ऐसा होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को उठा लेंगे। कौन सा? ट्रायंगल DAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DBA, ठीक है। तो जब कभी भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी साइड्स का रेशियो निकालते हैं और वो साइड्स रेशियो आपस में बराबर होते हैं। क्या? DA अपॉन BD या DB, जो भी आप लिखना चाहें, इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा AC अपॉन BA इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा DC अपॉन AD या DA, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, ये वाला और ये वाला हम उठा लेंगे तो AD, या फिर इसको हम AD भी लिख सकते हैं, इसको BD लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं CD अपॉन इसको हम AD भी लिख सकते हैं। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो AD स्क्वायर किसके बराबर निकल के आ गया, BD इंटू CD के। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे पास जो है जो ABC है वो एक कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो राइट एंगल ट्रायंगल को डिनोट करता है, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो गया है करेक्ट। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन, ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। आई होप यू एंजॉय द सेशन। आज का सेशन बहुत शानदार सा था। हमने ट्रायंगल को क्या किया है, कंप्लीट किया है। कंप्लीट मतलब कंप्लीट थ्योरी करी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल के क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।